नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक तथ्य या हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अंतर्गत जो है हम लोग इस वीडियो में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और जो है आधुनिक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि वन लाइनर जी हाँ दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होंगे, यानी कि एक लाइन की वस्तुनिष्ठ सवाल जवाब। अगर आप जो है किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है एक नज़र में, और सामान्य जानकारी के दृष्टिकोण से भी आप ये जान सकते हैं कि भाई इतिहास में क्या घटनाएँ हुई और उसके क्या जवाब आपको पता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप इच्छुक हैं तो जी हाँ दोस्तों, ये चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सकता है। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा पार्थियन। जी हाँ दोस्तों, पार्थियन, पार्थियन या पहलव जो कि वंश है, और ठीक है, तो पार्थियन या पहलव वंश का वास्तविक, यहाँ वास्तविक संस्थापक यानी ओरिजिनल जो है उसका जो फाउंडर है वो कौन है? जी हाँ, फाउंडर का नाम जानना है। क्या आपको पता है? जी नहीं, अगर आप नहीं पता तो देखिए जवाब है दोस्तों मिथ्रेडेटस प्रथम। जी हाँ, मिथ्रेडेटस, फिर से एक बार देखिए, बोलने में थोड़ा-सा हो सकता है, लेकिन मिथ्रेडेटस, ठीक है, मिथ्रेडेटस पहलव या पार्थियन अ, वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, मिथ्रेडेटस। एक तो ये क्वेश्चन है। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन है जो कि भारत का पहला पार्थियन शासक था। भारत में भी भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था? तो भारत में पहला पार्थियन शासक माउस, माउस या मोए, आज लोग कहते हैं ना मोए मोए, तो वो एक याद करने के लिए एक शब्द दे सकते हैं, मोए। तो भारत में पहला पार्थियन शासक जो है मोए थे, माउस थे, माउस, कंप्यूटर का माउस। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध पार्थियन शासक जिसे तख्ते बही अभिलेख में, कौन सा अभिलेख? तख्ते बही अभिलेख में गुदुंडर कहा जाता है, गुदुंडर। ये सब क्वेश्चन जो है सो आपको शायद ही कभी किताब में मिलने से रहा, तो आप इसे अच्छे से देखिए। देखिए ये है गोंडो फर्निश, गोंडो फर्निश जो कि तख्ते बही जिनको तख्ते बही अभिलेख में गुडुंडर कहा जाता है। ये सबसे पहले प्रसिद्ध पार्थियन शासक थे। नेक्स्ट जो है, भारत में, जी हाँ दोस्तों, भारत में, इंडिया में शक शासक, सबसे शासक अपने को कहते थे। जो शक थे वो अपने को क्या कहते थे? शक, भारत में शक शासक अपने को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे कि भाई क्षत्रप, ठीक है? वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे, शक शासक। नेक्स्ट जो है कि भारत में शकों की 2 शाखाएँ प्रचलित थी, ठीक है? शकों की 2 शाखाएँ प्रचलित थी। किसकी? शकों की। 2 शाखाएँ प्रचलित थी, और ये शाखा है उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। ये उत्तरी क्षत्रप अगर इंडिकेट इस तरह से करते हैं, उत्तर दिशा ये हो गया, ठीक है? नॉर्थ हो गया, और पश्चिमी क्षत्रप तो पश्चिमी ये हो गया। तो उत्तर और पश्चिम की बात हो रहा है, तो ये जो है उत्तरी क्षत्रप की शाखा जो है वो तक्षशिला और मथुरा जैसे स्थानों पे थी, जबकि पश्चिमी क्षत्रप के जो शाखाएँ के जो मुख्य स्थान था वो नासिक, यानी कि जो महाराष्ट्र में है, और उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये जो है पश्चिमी क्षत्रप यहाँ थे, नासिक, उज्जैन में, और उत्तरी क्षत्रप तक्षशिला व मथुरा में थे। 2 शाखाएँ थी शकों का, ठीक है? नेक्स्ट जो है हमारा ये अगला है, नासिक क्षत्रप के भूमक और नहपान स्वयं को कहते थे, ठीक है? क्षहरात्र क्षत्रप। नासिक जो ये देखिए पश्चिमी क्षत्रप के जो है एक जो ब्रांच कह सकते हैं, नासिक वाले, जो सो अपने आप को जो क्षत्रप कहते थे, लेकिन वो कौन सा क्षत्रप कहते थे अपने आप को? भूमक और नहपान जो स्वयं को क्षहरात, क्षहरात क्षत्रप कहते थे, क्षहरात क्षत्रप। नेक्स्ट है उज्जैनी, उज्जैनी का प्रथम स्वतंत्र शक शासक, यानी उज्जैन जहाँ महाकाल का जो है अस्तित्व है, वहाँ जो है जो पहला स्वतंत्र शासक था जिसने अपने अभिलेखों में शक संवत का प्रयोग किया, शक संवत का प्रयोग किया। शक, तो देखिए ये चष्टन है, चष्टन यानी कि उज्जैन में कभी चष्टन थे। शक, शक संवत बताइए कि कौन सा है? ठीक है? ईसवी, ठीक है? ये 78वीं ईस्वी पूर्व के ये समय है, शक संवत। नेक्स्ट जो है उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध क्षत्रपों में जिसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जूनागढ़। उज्जैन का
उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध छत्रकों में इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो कि डिफरेंट प्लेस पर है। तो ये है रुद्रदामन। रुद्रदामन जो कि 130 से 150 ईस्वी पूर्व, जी हाँ, 130 से 125, देखिए इंडिकेट कर रहा है यहाँ कि शक संवत कब से चला। तो रुद्रदामन जो है 130 से 150 ईस्वी पूर्व का शासन काल है इनको, और जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन का मिलता है, जो कि उज्जैन के प्रसिद्ध शासक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुषाण शासक। कुषाण शासक एक विशेष जाति से संबंधित थे। कुषाण शासक एक विशेष जाति से संबंधित थे, वो जाति कौन था? तो वो जाति है यूची जाति। यूची जाति जो यूची जाति से ही कुषाण शासक जो है बने बढ़े, ठीक है। तो यानी कि यूची जाति से ही थे कुषाण शासक। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि भारत का प्रथम कुषाण शासक जिसने अपने सिक्के चलाए, ठीक है, भारत का प्रथम कुषाण शासक जिसने अपने सिक्के चलाए वे कौन थे? तो ये कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस भारत का प्रथम कुषाण शासक जिसने अपने सिक्के चलाए, अपने सिक्के, ये थे कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस। नेक्स्ट है, कुजुल कडफिसस द्वारा जारी सिक्के संबंधित थे। कुजुल कडफिसस द्वारा जारी सिक्के संबंधित थे, और ये है बौद्ध धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म से। यानी कुजुल कडफिसस ने जो सिक्के जारी किए वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, और इसने कुजुल कडफिसस ने ही सिक्के जारी किए सबसे पहले, प्रथम कुषाण शासक था जिसने अपने सिक्के जारी किए। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा ये है कि कुजुल, ठीक है, कुजुल का पुत्र बिम कडफिसस, इनका पुत्र है बिम कडफिसस। इनका पुत्र है कुजुल कडफिसस का पुत्र है बिम कडफिसस के सोने और तांबे के सिक्कों पर, जी हाँ, उनके सोने और तांबे के सिक्कों पर चित्र अंकित पाए गए हैं। विम कडफिसस के जो विम कडफिसस ने जो सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के जो मतलब कि जारी करा, उसमें किसके चित्र पाए गए हैं, अंकित पाए गए हैं? तो ये है शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति की, ठीक है। यानी कि जो कह सकते कुषाण जो थे, है ना, कुषाण वंश के जो शासक थे वे शिव के उपासक थे। शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलता है। जबकि कुजुल कडफिसस जो है बौद्ध धर्म के से प्रभावित थे। तो ये मान्यता हो सकती है या कह सकते हैं मुख्य रूप से कनिष्क। कनिष्क मगध के एक प्रसिद्ध विद्वान को अपने साथ ले गया। कनिष्क जो है मगध के एक प्रसिद्ध विद्वान को अपने साथ ले गया, उसका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है अश्वघोष। अश्वघोष को जो है कनिष्क मगध से ले गया था अश्वघोष को। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म की एक शाखा, ठीक है, एक शाखा जिसे प्रश्रय दिया और उसे अपना निजी धर्म भी बनाया, मतलब अपना धर्म बना लिया कनिष्क ने, वो कौन सा है? तो ये महायान बौद्ध धर्म है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था, आप तो समझ जानते ही हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको, और पिछले वीडियो में देख सकते हैं डिटेल। तो देखिए ये था महायान बौद्ध धर्म से में कनिष्क जो है को अपना निजी धर्म मानता था। उत्खनन से प्राप्त जो है मूर्ति जिसमें कनिष्क को सैनिक पोशाक पहने खड़े दिखाया गया है, सैनिक पोशाक में पहने खड़ा दिखाया गया है। उत्खनन से प्राप्त मूर्ति जिसमें कनिष्क को दिखाया गया, कहाँ से मिला है ये? तो ये देखिए मथुरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मथुरा में। मथुरा कहाँ? यूपी में। और कनिष्क कहाँ है? कश्मीर में, लेकिन प्राप्त हुआ है मथुरा से। अब देखिए नेक्स्ट है शुंग वंश। शुंग वंश के शासक अनुयायी थे। शुंग वंश के शासक, अब शक हो गया, कनिष्क मतलब कुषाण वंश के बाद शुंग वंश पे आते हैं हम लोग। शुंग वंश के शासक अनुयायी थे ब्राह्मण धर्म से। ब्राह्मण धर्म से थे शुंग वंश के शासक अनुयायी, ब्राह्मण धर्म से थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है कि शासक जिन्होंने चीनी तथा रोमन सम्राटों की तरह देवपुत्र की उपाधियां धारण की, वो कौन थे? क्या नाम था? बताइए। नेक्स्ट है तो जाहिर सी बात है, अब प्रश्न जो है फिर से एक बार देख ले। वे कुषाण थे, उपाधि धारण करने वाले कुषाण थे। शासक जिन्होंने चीनी और रोमन सम्राटों की तरह चीन की तरह और रोमन सम्राटों की तरह देवपुत्र की उपाधि धारण की, वे कुषाण थे।
नेक्स्ट है राजगिरी। राजगिरी मतलब बिहार में लगभग 36 प्रकार के शिल्पियों के बारे में उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। यानी कि 36 प्रकार के शिल्पी थे राजगिरी में। तो ये कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? तो देखिए ये बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु। महावस्तु जो है राजगिरी में लगभग 36 प्रकार के शिल्पियों के बारे में उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि मिलिंद पनह नामक ग्रंथ में कितने व्यवसाय का उल्लेख है? मिलिंद पनह नामक ग्रंथ में कितने व्यवसायों का उल्लेख है? तो ये दोस्तों उल्लेख है 75 विभिन्न प्रकार के व्यवसाय का। यानी 75 विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जो है मिलिंद पनह में उल्लेखित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी दक्कन में नगर शिल्पी श्रेणियों का मुख्य केंद्र था। पश्चिमी दक्कन में नगर शिल्पी श्रेणियों का मुख्य केंद्र था दोस्तों गोवर्धन था। पश्चिमी दक्कन में नगर शिल्पी श्रेणियों का मुख्य केंद्र गोवर्धन था। नेक्स्ट है तक्षशिला। जी हाँ, तक्षशिला से प्राप्त यूनानी शासकों में उल्लेख मिलता है, जो कि पाकिस्तान में तक्षशिला। तो ये देखिए निगम का उल्लेख मिलता है तक्षशिला से प्राप्त यूनानी शासकों में निगम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों मनुस्मृति नामक ग्रंथ में वर्ण संकर जातियों का उल्लेख है। ठीक, मनुस्मृति नामक ग्रंथ में वर्ण संकर जातियों का उल्लेख मिलता है और ये जो है वर्ण संकर जातियां 60 प्रकार की हैं। यानी कि वर्ण संकर में जाति से मतलब वर्ण संकर मतलब जैसे कि क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, तो उसी प्रकार की अन्य जातियों जैसे 60 प्रकार की जातियों का इन्होंने मनुस्मृति कह सकते हैं कि भारत का पहला कानून के रूप में ये बुक माना जाता है। लेकिन इसके औचित्य पर जो है प्रश्न है या कि एक समय में इसका जो है रचना हुआ मनुस्मृति ग्रंथ। अब देखिए मनु द्वारा निर्मित था मतलब रचित था। किस कुषाण के एक स्वर्ण मुद्रा पर एक देवता अपने हाथ में चक्र दूसरे में ऊर्ध्वलिंग के लिए चित्रित किए गए हैं? किस कुषाण के एक स्वर्ण मुद्रा पर यानी सोने के सिक्के पर एक ऐसे देवता जिसके हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में ऊर्ध्वलिंग लिए चित्रित किए गए हैं? यह है हुविस्क। ठीक है, हुविस्क है ये देवता है कुषाणों के हुविस्क। नेक्स्ट देखिए कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की शाखाएं प्रचलित थी। ये तो पहले ही हो गया, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की शाखाएं प्रचलित थी, लेकिन ये शाखाएं 18 है। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं प्रचलित थी? तो 18 शाखाएं। मूलतः तो 2 ही जानते हैं हम लोग ना, हीनयान और महायान। बाद में ब्रजयान और भी बहुत सारी शाखाएं बनती गई होंगी, तो 18 शाखाएं जो है कनिष्क के समय जो है प्रचलित थी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की वह शाखा जिसमें बुद्ध मानव के पथ प्रदर्शक माने गए हैं। बौद्ध धर्म की वह शाखा जिसमें बुद्ध मानव के पथ प्रदर्शक माने गए हैं वो है हीनयान वह शाखा है जिसमें भगवान बुद्ध जो है मानव के यानी मनुष्य के जो है पथ प्रदर्शक माने गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बोधिसत्व की धारणा, तो इस तरह से लिखिए बोधिसत्व की धारणा का विकास हुआ महायान बौद्ध में बोधिसत्व धारणा का विकास हुआ। अगला है प्राणी के कल्याण के लिए बुद्ध का पुनर्जन्म हुआ है। प्राणी के कल्याण के लिए बुद्ध का पुनर्जन्म हुआ है जिसे कहा गया है मैत्रेय बौद्ध कहा गया है, मैत्रेय बौद्ध। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा प्रश्न है दोस्तों कि वह बौद्ध संप्रदाय जिसमें भक्ति की धारणा का विकास हुआ और इसे जो है
महायान बौद्ध कहते हैं, महायान बौद्ध कहते हैं, ठीक है? तो देखिए प्रथम सदी में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो उत्तर है दोस्तों इसका आप जो है देख सकते हैं श्वेतांबर और दिगंबर, ये जैन धर्म की 2 शाखाएँ जो है तो यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की जगह जो है जैन धर्म को आपको लिखना और समझना होगा क्योंकि टाइपिंग जो है इधर है, ठीक है? तो प्रथम सदी में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित था, वो है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर जो खुले आकाश को अपना वस्त्र समझते थे, यानी नग्न अवस्था में रहते थे। नेक्स्ट जो है तो प्रथम ईसवी सदी में उत्तर पश्चिम में कला की एक विशेष शैली का विकास हुआ। प्रथम ईसवी पूर्व सदी में उत्तर पश्चिम में कला की एक विशेष शैली का विकास हुआ। उसका नाम जो है दोस्तों उसका नाम है गंधार कला। क्या नाम है? गंधार कला। अगला प्रश्न जो है दोस्तों इस तरह सातवाहन शासकों को कहा जाता है क्या? सातवाहन शासकों को दक्षिणाधिपति कहते हैं। सातवाहन शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता है। सातवाहन शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता है। नेक्स्ट है सातवाहन ऐसे तो जानते ही हैं कि सातवाहन थे, सातवाहनों को सबसे मतलब पुराणों में उल्लेख है। सातवाहन शासकों को पुराणों में क्या कहा गया है? तो ये है आंध्रभृत्य। जी हाँ, आंध्रभृत्य सातवाहन शासकों को पुराणों में आंध्रभृत्य कहा गया है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बस बताइए कि वीडियोज़ आपको कैसे लगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, क्योंकि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और देखते रहिए हमारे पिछले प्रीवियस वीडियो को इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।